एक लड़की रात को अपने भाई के साथ आराम से बैठकर डिनर कर रही थी और उसके बाद वो दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अगली सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उसकी बहन उठती है और उसके बाद ये बात उसने सोची कि उसे अपने भाई को भी जाकर जगा देना चाहिए। तो वो उसके रूम में जाती है। जाकर उसे जब चेक करती है तो उसने पाया कि उसका भाई तो यहाँ पर उसके रूम में है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसे पहले तो यही लगा कि हो सकता है वो सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया होगा, या फिर हो ये भी सकता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और कुछ एक देर बाद ही इन सारी ही चीजों के बारे में उसकी बहन को पता चल भी जाता है कि उसका भाई गायब हो चुका है और उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। और वो था एक सन की व्यक्ति जो कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और उसकी हद का अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए एक सीरियल किलर बन गया और उसने ना जाने कितने लोगों की जान ली। और उसी व्यक्ति के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन कौन था वो व्यक्ति, ऐसा उसने क्या कर दिया, आइए जानते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो ये सारी ही घटना शुरू होती है 1978 से, जब लियोनार्ड और एड्रिया के घर पर एक लड़की होती है। इन्होंने अपनी बेटी का नाम ट्रूडी रखा और उसका काफी अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। इस टाइम लियोनार्ड एक फायर फाइटर था। वो अपनी जॉब के दौरान काफी सारे लोगों की जान बचाया करता था। घरों में जब आग लगी होती या फिर और मुसीबत में कोई लोग होते तो वो वहां पर अपनी गाड़ी के साथ पहुंच जाया करता था और मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाया करता था। उसके बर्ताव को अगर बाहर देखा जाए तो लोग उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे कि ये बंदा अपनी जान पर खेलकर और लोगों की जान बचाता है। लेकिन उसके घर के बर्ताव को अगर देखा जाए तो ये बाहर के बर्ताव से बिल्कुल ही अपोजिट था। वो अपने घर पर पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था। वो ये बात चाहता था कि उसकी पत्नी हो चाहे उसकी छोटी बेटी ही क्यों ना हो, उसकी इजाजत के बगैर उसके घर पर पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और यही कारण है कि वो अपनी पत्नी के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया करता था। लगातार वो इस चीज के बारे में नहीं देखा करता था कि वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, उसे प्रताड़नाएं दे रहा है या फिर उसके साथ क्या कर रहा है। बस उसे एक ही चीज चाहिए और वो था पूरे तरीके से कंट्रोल। जो भी हो बस उसकी मर्जी से होना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब ट्रूडी का जन्मदिन था और एड्रिया ने ये बात सोची कि वो अपनी बहन को अपने घर पर बुला ले। उसकी बेटी का जब बर्थडे सेलिब्रेट होगा तो यार रिश्तेदार कुछ एक तो यहाँ पर होने चाहिए। वैसे अगर उसके पति को देखा जाए तो वो तो किसी को भी नहीं बुलाने वाला, जिसके चलते वो अपनी बहन को अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन जब उसके पति को इस बारे में पता चलता है कि इसकी पत्नी की बहन यहाँ पर आई है उनके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उन लोगों को अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा मत खोलो, बस सीधी की सीधी बात, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरे घर पर आए। तो उस टाइम एड्रिया उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार तुम बंदे किस तरीके के हो और क्या तुम अब यहाँ पर हमारे रिश्तेदारों का भी आना जाना बंद करोगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ये बात बोलकर दरवाजा खोल देती है, अपनी बहन को अंदर बुला लेती है और वो लोग अगले 2-3 घंटों तक रूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली थी और जैसे ही ये सारी की सारी पार्टी वगैरह खत्म होती है तो एड्रिया की बहन जूडी और उसके पति वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस जाते हैं तो दूसरी तरफ लियोनार्ड तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की वेट कर रहा था और उसने जैसे ही उनके जाने के बाद दरवाजा बंद किया वो अपनी पत्नी को पीटने लगता है। वो काफी गंदे तरीके से उसे पीटने लगता है। इतनी ज्यादा चोट एड्रिया को आई थी तो उसका हाथ का एंकल था वो मानो बिल्कुल ही अलग हो गया था और अब उसे ये विश्वास होने लगा था कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही पागल होता जा रहा है, सन की किस्म का हो चुका है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखता है कि ये मार कहां पर रहा है, क्यों मार रहा है, कारण क्या है, बस ये अपना गुस्सा मुझ पर उतारता रहता है और ये हद से ज्यादा पागल हो जाए उससे पहले ही मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। जिसके चलते वो सबसे पहले तो घर के अंदर जाती है और वहां पर ट्रूडी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इस टाइम उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी तो वो अपनी बेटी को नहीं उठा पाई और वो अकेली ही अपने घर से निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन जूडी के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर सारी ही बातें बताती है कि कुछ इस तरीके से उसका पति हर रोज उसे मारता है। आज तो हद ही हो गई, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बर्थडे पार्टी पर बुलाया था लेकिन उसके पति को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई और उसके बाद उसने उसकी ऐसी हालत कर दी। उसकी बहन को भी उसका सारा ही मामला लगभग समझ आ चुका था, जिसके बाद उसने ये बात कही कि तुम ऐसे व्यक्ति को
को डिवोर्स ही दे दो तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो हो सकता है कल को ये तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा उतारने के चक्कर में तुम्हारी जान ही ले ले। इस चीज के लिए एड्रिया भी मान जाती है। उसे विश्वास था कि हो सकता है उसका पति ऐसा कुछ कर भी दे, जिसके बाद वो डिवोर्स के कागजात तैयार करवाने लगती है और उससे वो अलग हो भी जाती है। लेकिन अब जो ट्रूडी की कस्टडी थी वो उसकी माँ के पास ही आने वाली थी, क्योंकि ट्रूडी अभी काफी ज्यादा छोटी थी। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट को ये भी लग रहा था कि इसके पिता के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, जिसके चलते ट्रूडी हफ्ते के 2 से 3 दिन अपने पिता के साथ बिताने वाली है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास आ जाएगी और जब ट्रूडी बड़ी हो जाएगी उसके बाद वो खुद ही फैसला कर लेगी कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है या फिर अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। इस बात के लिए एड्रिया बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ट्रूडी की कस्टडी एड्रिया को दे दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके पिता को देखा जाए तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा था कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखने वाला हूँ। तो कोर्ट ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये अभी काफी ज्यादा छोटी है और ये अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, और इसी तरह समझाते हुए वापस उन्हें भेज दिया जाता है। 3 से 4 दिनों तक ट्रूडी अपनी माँ के पास रहती है और उसके बाद टाइम वो आता है जब उसे अपने पिता के साथ रहना था। उसके पिता के पास उसे पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसके पिता ने उसे वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये उसकी बेटी है और अगर उसकी माँ उससे दूर जाना चाहती है तो वो भले ही चली जाए, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ने वाला। तो वो ये बात बोलकर एड्रिया को वहां से भगा देता है। एड्रिया वापस अपने घर पर आती है, अपने भाई को इस बारे में बताती है। ये बात कहती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से उसके पास जाकर उससे बहस कर पाए, तो क्या वो उसके साथ चलेगा और उसे जाकर हम लोग ये बात बता दें कि कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं। जिसके बाद एड्रिया का भाई लियोनार्ड के पास जा पहुंचता है, वहां पर जाकर सारी की सारी बातें बताता है, लेकिन अभी भी लियोनार्ड इस बात से साफ इनकार कर देता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन वो दोबारा से उसके पास जाते हैं और जब इसी तरीके से वो लगातार उसके पास जा रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग कोर्ट में भी जाकर इस बारे में बता देते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आया जब रात को एड्रिया और उसका भाई आराम से बैठकर खाना खाते हैं, उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही अगले दिन उनकी नींद खुलती है तो एड्रिया जाकर सबसे पहले खुद वो उठती है। उसके बाद ये बात सोचकर अपने भाई के रूम में जाती है कि उसे भी जगा देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे ही घर में दिखाई नहीं दे रहा है तो जरूर वो अभी भी सो रहा होगा। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो उसने जाकर देखा कि उसका भाई यहाँ पर अपने कमरे में है ही नहीं। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो सुबह जल्दी उठ गया होगा और अपने दोस्तों के यहाँ पर किसी काम से वो गया होगा। तो इसी बात का अंदाजा लगाते हुए वो अपने घर के नॉर्मल काम में लग जाती है। लेकिन जब दोपहर का टाइम हो चुका था, शाम होने ही वाली थी, जब तक उसका भाई वापस नहीं आया था, तो अब एड्रिया को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी कि पता नहीं उसका भाई कहाँ पर चला गया। तो उसने उसके जितने भी यार दोस्त थे उनके पास कॉल किया, उसकी गर्लफ्रेंड के पास कॉल किया, अपने माता पिता के पास कॉल किया, लेकिन उन सभी के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि एड्रिया का भाई इस टाइम कहाँ पर है। जिसके बाद आखिर में एड्रिया पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और वहां पर जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले सबसे पहले उनके घर पर ही आते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, जिसके तौर पर सबसे पहले वो लोग उनके घर पर आते हैं और उसके रूम को जाकर चेक करते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन अपनी की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर काफी सारी जगह ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर की खून के छींटे लगे हुए हैं। पुलिस वाले उन सारे ही सैंपल्स को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ एड्रिया के भाई की मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कर ली जाती है। लेकिन इस घटना के करीबन 5 से 6 दिन बाद जब कुछ एक बच्चे वहां के पास के ही एक गार्डन में खेल रहे थे, काफी बड़ा वो पार्क था, वहां पर जब वो लोग खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पार्क के अंदर जो एक झील बनी हुई है वहां पर एक इंसान पानी में तैर रहा है। पुलिस वालों को उन्होंने फोन करके सारी की सारी बातें बताई। पुलिस वाले वहां पर उस झील के पास जा पहुंचते हैं और उस बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है तो ये बात पता चलती है कि इस व्यक्ति को एक गोली मारी गई है और उस व्यक्ति की शिनाख्त एड्रिया के भाई के रूप में की जाती है। एड्रिया अंदर तक टूट जाती है कि आखिरकार इसके भाई की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, काफी ज्यादा शांत किस्म का ये था, तो आखिरकार ऐसा इसके साथ किसने किया होगा। और जो इसके रूम में उस टाइम ब्लड स्पॉट मिले थे, काफी सारे खून के धब्बे मिले थे, शायद ये उसी के रहे होंगे। पुलिस वाले पूरी ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस टाइम तो पुलिस वालों को नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब ये सारा ही केस सॉल्व हो चुका
चुका था, तब पुलिस वालों को पता चला कि इसकी मौत के पीछे कोई और नहीं जबकि लियोनार्ड ही है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खफा था कि वो उसकी पत्नी के साथ यानी कि अपनी बहन के साथ यहाँ पर हर रोज आ जाता है उसकी बेटी को उससे अलग करने के लिए, जिसके चलते लियोनार्ड एक दिन रात को निकलता है, अपनी पत्नी के घर पर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसका भाई जिस रूम में सो रहा था वहां पर वो जा घुसता है और वहां पर अपनी गन के ऊपर उसने साइलेंसर पहले से ही लगा लिया था, उसके भाई को शूट कर देता है। उसके बाद उसकी बॉडी को उठाकर वो उस पार्क में फेंक आता है और उसने यही बात सोची थी कि उसके बीच के जो रास्ते का कांटा था वो अब दूर हो चुका है। लेकिन जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में एड्रिया को थोड़ा सा भी आभास होता है तो वो जाकर पुलिस वालों को इस बारे में कंप्लेंट करती है, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वो लोग जाकर लियोनार्ड को गिरफ्तार कर पाए। तो उसकी बहन ने यही बात सोची कि मेरे भाई के साथ तो जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे एक दरिंदे के पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिसके चलते वो दोबारा से कोर्ट में जाती है, वहां पर जाकर ये सारी ही बातें बताती है कि जनाब वो बंदा मेरी बेटी को ले तो गया लेकिन अभी भी वो वापस नहीं लौटा रहा है। तो वहां पर मौजूद जज ने उसे कोर्ट में बुलाया और कोर्ट में बुलाकर उससे सारी ही बातें कर लेने के बाद ये बात कही कि तुमने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसके चलते सजा के तौर पर जो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहा करती थी उसका रहने का टाइम हम लोग घटा रहे हैं। लियोनार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो माफी जज से इस बारे में मांगता है लेकिन जज इस बात से नहीं मानता, जिसके बाद उसकी बेटी को उसकी मां को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस घटना के एक दिन बाद ही जब वो जज अपने घर पर अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ आराम से बैठकर खाना खा रहा था कि उसी टाइम उनके दरवाजे पर आकर कोई नॉक करता है। जज उस टाइम खाना खा रहा था, उसकी पूरी की पूरी फैमिली खाना खा रही थी, तो उसने ये बात सोची कि उसे जाकर दरवाजा खोल लेना चाहिए, सारे ही लोगों को आराम से खाना खाने दे। जिसके चलते वो उठता है, जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो यहाँ पर जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। जैसे ही वो लोग भागकर अपने पिता के पास उस जज के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी छाती में एक गोली मारी गई है और एक बंदा काफी दूर यहाँ से भागा जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल किया, एम्बुलेंस वहां पर पहुंचा दी जाती है, लेकिन जब तक उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता उससे पहले ही उस जज ने अपनी जान गंवा दी। एड्रिया को जैसे ही इस केस के बारे में पता चलता है, दूसरी तरफ पुलिस वाले अभी भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो एड्रिया पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और उसने जाकर पुलिस वालों को सारी की सारी बातें बताई कि जनाब वो बंदा काफी ज्यादा सनकी है, सबसे पहले उसने मेरे भाई को मार डाला। हाँ वो बात अलग है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके कारण वो बंदा आज भी बिल्कुल बाहर खुला घूम रहा है, लेकिन अगर इस जज को भी मारने की बात देखी जाए तो कल उसने कुछ इस तरह का फैसला सुनाया था और आज उसे मार ही दिया गया है। तो आप लोग जाइए प्लीज उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज हाथ जरूर लगेगी जिससे कि ये बात साबित हो जाएगी कि उसने ही उसका कत्ल किया है। जिसके चलते पुलिस वाले इस केस के ऊपर अच्छे से छानबीन जब कर ही रहे थे, उन्हें थोड़ी सी इस बात का पता चलता है कि हाँ वो कातिल हो सकता है, तो पुलिस वाले वहीं पर जा पहुंचते हैं, उसके ऑफिस में वो लोग पहुंचते हैं और वहां पर जब पूरा ही वो लोग छानबीन कर चुके थे उसके ऑफिस में, उसके घर में, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर उन लोगों के हाथ लगता है और वो न्यूज़पेपर यही था कि इस जज को इस तरीके से मार दिया गया है और जो कातिल है अभी भी फरार है और किसी को नहीं पता कि आखिरकार कातिल कौन है। लेकिन ये सारे सबूत काफी नहीं थे लियोनार्ड को गिरफ्तार करने के लिए, जिसके चलते पुलिस वाले उसे यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद एक नया जज आ जाता है, उसने आकर दोबारा से इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया, काफी सारे और भी केसेस के ऊपर वो उस टाइम काम कर रहा था और पुलिस वाले भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि जो पहले वाला जज था जिसे कि गोली मार दी गई थी उसने पता नहीं कितने कातिलों को यूं ही सजा सुनाई है, तो हम लोग अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर उन्हीं कातिलों में से किसी ने इसे मारा है। जिसके चलते धीरे धीरे कर ये मामला भी पूरे तरीके से शांत पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद इस कोर्ट में एक नया जज आता है और वो इसके केस को संभाल लेता है। एड्रिया जाकर इस जज को भी सारा का सारा मामला बताती है, दोबारा से इसके ऊपर केस चलने लगता है और एक टाइम ऐसा आया जब एड्रिया की बेटी को वापस एड्रिया को ही संभलवा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है, वापस अपनी माँ के पास आ जाती है, दोबारा से अपने पिता के पास जाती है और इसी तरह से टाइम बीत रहा था। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब दोबारा से लियोनार्ड के दिमाग में
ये बात चलने लगी कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे किसी को भी नहीं देने वाला। तो अब जो ये नया जज आया था, इसने दोबारा से इस केस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। एड्रिया तो जा ही पहुंची थी जज के पास, तो जज ने दोबारा से यही बात कही कि अगर ये बंदा कुछ इस तरह के काम कर रहा है तो इसकी बेटी को इसके पास और ज्यादा कम टाइम के लिए छोड़ा जाएगा। जिसके चलते ये सारी ही बातें बोलकर ट्रूडी को उसकी माँ के पास छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इस जज ने ये फैसला सुनाया था, तो इस घटना के 2 से 3 दिन बाद इस जज के घर पर भी एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि इस जज का करीबन आधे से ज्यादा घर इस धमाके में उड़ गया। लेकिन वो जज बच जाता है। उस जज की पूरी फैमिली अभी भी जिंदा थी। उन्हें काफी ज्यादा गंदी चोटें आई थी, जिसके चलते एम्बुलेंस वहां पर भेजी जाती है और उन सारे ही लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन अभी भी लियोनार्ड के खिलाफ पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं था। सारा का सारा ध्यान पुलिस वालों का उस बॉम्बर के ऊपर था। दूसरी तरफ वो जज था, वो तो इस टाइम हॉस्पिटल में पहुंच ही चुका था। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद ही एड्रिया को दोबारा से कोर्ट में पेश होना था। वहां पर जाकर बताना था कि जनाब वो मेरी बेटी को अभी भी नहीं लौटा रहा है। दूसरी तरफ अगर जज को देखा जाए तो उनके घर पर धमाका हो चुका है, जिसके चलते एक और जज का इंतजाम किया जाता है। लेकिन जज जब तक वहां पर पहुंच पाता कोर्ट में, उससे पहले ही सुबह सुबह इस पूरे के पूरे कोर्ट को ही उड़ा दिया जाता है। किसी बंदे ने सबसे पहले आकर यहाँ पर एक बम को सेट कर दिया था और जब ये पूरे तरीके से कोर्ट खाली था तो सुबह होते ही इस कोर्ट को ही उड़ा दिया जाता है। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। इस कोर्ट के जितने भी केसेस थे वो दूसरे कोर्ट में लगातार शिफ्ट किए जा रहे थे। जितना भी हो पा रहा था वहां पर ही सेटलमेंट करने का, वहां पर ही सारे के सारे तामझाम को जचाया जा रहा था। कोर्ट को भी रिपेयर किया जा रहा था। और इसी टाइम एक और नए जज की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। वो जज यहाँ पर आकर दोबारा से इसी केस के ऊपर काम करने लगता है। और जब इस नए जज को इस बारे में पता चलता है कि इस बंदे ने इस तरीके से पिछले जितने भी जज यहाँ पर आए थे, जितने भी आदेश उन्होंने दिए थे, उन सारे ही आदेशों का इसने उल्लंघन किया था, तो इस जज ने ये बात कही कि तुझे हफ्ते में एक बार भी इसे नहीं मिलना है, जबकि तेरे को 15 से 20 दिनों में एक बार तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। और इस बात से लियोनार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मामला सारा का सारा वही रहता है कि अगले दिन जब वो जज अपने घर से बाहर निकलता है कोर्ट जाने के लिए, तो रास्ते में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट के चलते इस जज के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। एड्रिया को बिल्कुल अच्छे से पता था कि ये सारा का सारा कांड कोई और नहीं जबकि उसका पति ही कर रहा है और वो ये सारा कांड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए कर रहा है। अब वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिरकार क्या करे। कि इसी टाइम उसके जो वकील था उसका उसके पास कॉल आता है और उसने एड्रिया से ये बात कही कि उसे इस चीज से काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो आगे अब उसके साथ केस नहीं लड़ पाएगा। वो इस केस से पीछे हट रहा है। और दूसरी तरफ अगर पुलिस वालों को देखा जाए तो वो भी अब धीरे धीरे कर समझने लगे थे कि ये बंदा जिस भी केस में शामिल होता है उसमें या तो कोर्ट को ही उड़ा दिया जाता है या फिर उसके जज को बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसके चलते पुलिस वाले भी इस केस से दूर होने लगते हैं। और इस टाइम एड्रिया काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी बहन को जाकर ये सारी की सारी बातें बताती है और उसकी बहन ने ये बात कही कि इस चीज का सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं काफी बार चर्च में जाती हूँ, वहां पर काफी सारे लोग आते हैं, हम लोगों का वहां पर एक ग्रुप बन चुका है। हो सकता है अगर हम लोग उस ग्रुप में इस केस के ऊपर डिस्कशन करें तो वहां से हम लोगों को कोई ना कोई उपाय मिल जाए। जिसके चलते वो अपनी बहन को लेकर चर्च में जाती है और वहां पर जो उनका वो स्पेसिफिक एक ग्रुप था वहां पर उन सारे ही लोगों के सामने एड्रिया अपनी समस्या बताती है। और उस ग्रुप के मेंबर्स ने ये बात बतानी शुरू की कि अगर तुम्हारे साथ कुछ इस तरह की दिक्कत चल रही है तो क्यों न तुम ऐसा काम करो कि तुम अपनी बेटी को लो और वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तुम खुद भी मत सोचो कि तुम कहाँ जाने वाली हो, बस निकल पड़ो, किसी को कुछ भी मत बताओ। उसके बाद तुम्हारा पति क्या कर लेगा, कहाँ कहाँ पर तुम्हें ढूंढेगा, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में तुम कहीं पर भी जा सकती हो। और इस चीज के लिए एड्रिया भी राजी हो जाती है। वो अपनी
बेटी ट्रूडी को लेकर कहीं ना कहीं और जगह पर चली जाती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए लियोनार्ड को, तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो महिला यहाँ पर मेरी बेटी के साथ रहा करती थी, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ पर चली गई। और वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने लगता है, लेकिन जब उसे इस बारे में पता नहीं चलता है तो वो और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिरी टाइम में वो किस किस से मिली थी, क्या उसने किसी और के साथ शादी कर ली, कहीं और वो जाकर सेटल हो चुकी है। तो इसी बीच उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर इस चर्च में आई थी, यहाँ पर ये चर्च वाले लोगों ने ये बात उसे कही थी कि वो कहीं पर भी चली जाए। इसी तरह के से जो कुछ भी उसे जानना था वो सारी ही बातें जैसे ही उसे पता चलती है तो वो उन चर्च वालों के पास ही कॉल करने लगता है। वो हर एक बंदे के पास पर्सनली कॉल करके ये बात कहा करता था कि वो सारी की सारी डिटेल उसके बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी बेटी के बारे में उसे बता दे, नहीं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसी बातें नहीं बताई, जिसके चलते काफ़ी बार जब चर्च में वो लोग सुबह सुबह पहुंचा करते थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो चर्च की खिड़की है इसके अंदर कांच लगा हुआ है वो टूटा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी जगह खून भी बिखरा हुआ है, लेकिन उन्हें इस बारे में अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आया कौन होगा। तो वो लोग पुलिस वालों से भी इस बारे में कंप्लेंट करते हैं। और दूसरी तरफ एड्रिया ने भी बताया कि जनाब इस तरीके से वो बंदा अभी भी दूसरे शहर में तोड़फोड़ कर रहा है, काफ़ी लोगों को वो परेशान कर रहा है और पुलिस वालों को समझ आ चुका था कि यही बंदा इस महिला के पीछे पड़ा हुआ है और इसकी जानकारी लेने के लिए ये चर्च के लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन सबूत अभी भी पुलिस वालों के पास नहीं थे, तो वो लोग वहां से जितने भी एविडेंस इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने इकट्ठा किए। लेकिन उस टाइम अगर देखी जाए 1980-85 के टाइम की फोरेंसिक लैब को, तो वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी जिससे कि वो सारी ही चीजें एकदम से निकाल पाए कि डीएनए कहाँ पर किसका मिला है, यहाँ पर जो ये ब्लड स्पॉट मिले हैं इनके अंदर किसका डीएनए है, ये सारी की सारी सुविधाएं उस टाइम मौजूद नहीं थी, जिसके चलते पुलिस वालों का केस दोबारा से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस घटना के एक हफ्ते बाद ही 21 जुलाई 1995 को जब संडे का दिन था, सारे ही लोग चर्च में प्रेयर करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के पीछे भी कोई और नहीं जबकि लियोनार्ड ही था। इस धमाके में काफी सारे लोगों को बड़े ही बुरे तरीके से चोटें आई थी और काफी सारी फैमिली ऐसी भी मौजूद थी जिन्होंने कि वहां पर अपनी जान गंवा दी। और ऐसी चीजों को देखकर एड्रिया को समझ आ चुका था कि जब तक वो अपनी बेटी को अपने पास नहीं ले लेता इसी तरीके से तबाही वो मचाता रहेगा और वो नहीं चाहता कि उसके चक्कर में किसी और की जान जाए, जिसके चलते वो वापस शहर में आ जाती है और लियोनार्ड के पास जाकर उसकी बेटी ट्रूडी को उसे ही थमा देती है। ये बात कहती है कि जितना भी तुमने ये सारा का सारा कांड रचा है इसे रचना बंद कर दो और अपनी बेटी तुम अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद लियोनार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बेटी को अपने पास रखने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी तो अब उसे इस चीज से भी दिक्कत होने लगी थी कि उसकी बेटी कहाँ पर जा रही है, उससे वो कुछ भी नहीं पूछती है, जिसके चलते वो उसे भी अब परेशान करने लगा था। और जो सबसे बुरी बात ट्रूडी को लगी वो ये थी कि उसके पिता एक दूसरी शादी करना चाहते थे, वो भी एक ऐसी महिला के साथ जो कि ट्रूडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जिसके चलते ट्रूडी ने साफ साफ अपने पिता को ये बात कही कि अगर आप इस महिला के साथ शादी करते हैं तो मैं वापस माँ के पास चली जाऊंगी। और ये जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि लियोनार्ड ने ये बात कही कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उस महिला से शादी करने ही वाला हूँ। जिसके बाद ट्रूडी वापस अपनी माँ के पास आ जाती है, उसे आकर सारी की सारी बातें बताती है। और एड्रिया भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थी कि जिस लड़की को लेकर अपनी बेटी के लिए उसने पूरे ही शहर में इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी, उसकी बजाय आज वो एक और महिला से शादी कर रहा है, अपनी बेटी को यूं ही छोड़ने के लिए वो तैयार है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और इस घटना के कुछ एक सालों बाद 2012 में पुलिस वाले इस केस के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक डीएनए वाली तकनीक आ चुकी थी, काफी सारे और भी उपकरण ऐसे मौजूद थे जिससे कि वो लोग कोल्ड पड़े केसेस के ऊपर छानबीन कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर भी छानबीन करना शुरू किया और उस टाइम पुलिस वालों ने उन सारे ही एविडेंस को संभाल कर रख लिया था जब लियोनार्ड चर्च में घुसा था और वहां पर उसके जो शरीर पर कांच लगा था, उसका काफी सारा ब्लड वहां पर गिर गया था। उन सारे ही सबूतों को पुलिस वालों ने इकट्ठा कर लिया था और उससे सारा का सारा जो कुछ डीएनए वो लोग निकाल सकते थे वो उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद वो लोग एड्रिया के पास जा पहुंचते हैं उसकी बेटी ट्रूडी से उसका डीएनए मांगने के लिए,
ताकि वो लोग इन दोनों ही चीज़ों का मैच कर पाएं और इस बात को साबित कर पाएं कि क्या सच में ही लियोनार्ड ही इन सारे क्राइम के पीछे था। तो सबसे पहले तो ट्रूडी ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके पिता को जेल जाना पड़े। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे समझाना शुरू किया कि तुम्हारे पिता ने इतना सारा शहर में आतंक मचाया था, तो ट्रूडी भी इस बात के लिए मान जाती है। उसने अपना ब्लड सैंपल दे दिया, बाद में उनका डीएनए मिलाया जाता है और ये बात पता चलती है कि ये जो ब्लड स्पॉट हैं ये लियोनार्ड के ही हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उसके पास जा पहुंचते हैं। अब उनके पास सारी की सारी चीजें थी, सारी की सारी सबूत उनके पास मौजूद थे, जिसके चलते वो लोग उसे पकड़ लाते हैं, अपने तरीके से थोड़ी उसकी खातिरदारी करते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसने ये सारे के सारे कांड कुछ इस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिए थे। जिसके बाद उसके ऐसे कारनामों को देखते हुए उसे 3 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पैरोल के। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो लियोनार्ड कर रहा था वो अपने बेटी के प्यार में कर रहा था या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें लोगों से मनवाना चाहता था? आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट आई के जैनी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।